कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण दृश्य से होती है जहां पॉल अपने बेटे मार्टिन के साथ वीडियो कॉल पर है। मार्टिन की आवाज में एक अजीब सा डर था क्योंकि वह अपने पिता को बताता है कि उसकी माँ सोफी की मानसिक सेहत फिर से बिगड़ रही है और वह एक बार फिर से खुद से बातें करने लगी है। पॉल शायद इस आसन्न खतरे की गंभीरता को भांप नहीं पा रहा था। मार्टिन को आश्वासन देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह जल्द ही घर वापस आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर पॉल के दफ्तर में उसकी सहायक कमरे की बत्ती बुझाने ही वाली होती है, तब उसे वहां किसी अज्ञात व्यक्ति की डरावनी छाया दिखाई देती है। जैसे ही वह कमरे की रोशनी जलाती है वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वह रोशनी बंद करती है तो वह भयावह छाया फिर से प्रकट हो जाती है और यह खौफनाक सिलसिला कई बार दोहराया जाता है, जिससे सहायक दहशत में आ जाती है। तब सहायक को महसूस होता है कि वह साया अब उसके बेहद करीब आ चुका है, जिसने उसे गहरे डर से भर दिया। वह कांपते हुए पॉल के पास आती है और उसे बताती है कि वहां कोई है, लेकिन पॉल अपनी कॉल में व्यस्त था और उसने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह सहायक को सीधे घर जाने के लिए कह देता है। जाते जाते भयभीत सहायक पॉल को एक अंतिम डरावनी चेतावनी देती है, ध्यान रखना, और वहां से चली जाती है। जब पॉल खुद भी घर के लिए निकलने वाला होता है तो उसे वही भयावह छाया दिखती है। वह डरावना साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह परछाई उस पर हमला कर देती है और अपने गहरे पंजों से उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उस क्रूर हमले के दौरान वह भयावह आकृति पॉल के सामने प्रकट होती है और एक झटके में पॉल को एक भयावह सत्य का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि यह एंटिटी केवल और केवल अंधेरे में ही प्रकट हो सकती है, क्योंकि यह रोशनी में दिखाई नहीं दे सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए पॉल किसी तरह भागकर अपने दफ्तर की ओर जाता है, लेकिन उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति द्वारा दफ्तर की सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और अब हर तरफ घना अंधेरा छा जाता है। यह एक स्पष्ट जाल था। तभी कोई दफ्तर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता। खतरा मौजूद था पर अदृश्य। ठीक उसी पल पॉल को पीछे से किसी अदृश्य शक्ति द्वारा घसीटा जाता है, जो उसे मौत के घाट उतार देती है और फिर उसके शव को बाहर फेंक दिया जाता है। समय बीतता जाता है और अब कहानी मार्टिन की ओर मुड़ती है, जिसे दिखाया गया है कि वह सोने जा रहा था। उसे कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई देती हैं और जब वह जांच करता है तो वह देखता है कि उसकी माँ सोफी अंधेरे में किसी से बात कर रही है। जब मार्टिन की माँ सोफी उसे देखती है तो वह एक ठंडा भयावह बयान देती है, हमने तुम्हें डरा दिया। मार्टिन आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाता है। वह हैरान था क्योंकि वहां उसकी माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। तो फिर वह किससे बात कर रही थी और यह हम कौन था? इस अस्पष्ट खतरे से डरकर मार्टिन वापस अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर अपनी माँ की ओर देखता है, उसने किसी अज्ञात प्रजाति के डरावने पंजे दिखाई देते हैं। यह दृश्य मार्टिन को एक बार फिर से भयभीत कर देता है और वह भागकर अपने कमरे की ओर जाता है। जब मार्टिन बिस्तर पर वापस आता है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और वह दहशत के कारण सो नहीं पाता। अगली सुबह लगातार डर और नींद की कमी के कारण मार्टिन स्कूल में ही सो जाता है। चूंकि मार्टिन उस सप्ताह में तीसरी बार सोया था, इसलिए स्कूल प्रशासन चिंतित होता है। बाल कल्याण विभाग के लोग सबसे पहले सोफी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे सफल नहीं हो पाते तो वे मार्टिन की सौतेली बहन रेबेका को बुलाते हैं, क्योंकि मार्टिन और रेबेका की माँ एक ही थी। स्कूल टीचर रेबेका को बताता है कि मार्टिन आते ही सो गया और स्कूल उसकी उपेक्षा की समस्या को गंभीरता से ले रहा था। रेबेका मार्टिन को लेकर सोफी के घर जाती है। रास्ते में रेबेका मार्टिन से पूछताछ करती है कि क्या उनकी माँ किसी से मिलती हैं। मार्टिन का जवाब रेबेका को चौंका देता है। वह बताता है कि माँ केवल डायना से मिलती हैं और उससे अकेले में बात करती हैं। यह सुनकर रेबेका आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि डायना नाम का कोई नहीं है। अतीत में रेबेका और उनकी माँ के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था, जिससे उनके रिश्ते में पहले से ही तनाव था। जब मार्टिन पैकिंग के बाद अपने कमरे से लौटता है तो वह माँ के कमरे में झांकता है और वही भयावह छाया फिर से प्रकट होती है। रेबेका सोफी से अनुरोध करती है कि वह मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहती है। यह सुनकर सोफी रोने लगती है और उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उसकी बात नहीं सुनती और मार्टिन डर के मारे रेबेका के पीछे पीछे चला जाता है। रात में रेबेका की नींद अचानक खुल जाती है और वह देखती है कि मार्टिन उसके बगल में नहीं है। तब उसे दरवाजे के पास खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। रेबेका को लगा कि शायद मार्टिन ही खरोंच रहा होगा। वह देखती है कि बाहर की रोशनी अचानक जल रही है और तुरंत बुझ रही है। तब रेबेका को वह डरावनी छाया दिखती है। इससे पहले कि रोशनी फिर से बंद हो जाए, रेबेका भागती है और बत्ती जला देती है। घबराकर रेबेका वॉशरूम की ओर जाती है, जहां वह मार्टिन को बाथटब में सोया हुआ पाती है, जो डर के मारे टॉर्च ऑन करके उसे कसकर पकड़े हुए था। अगली सुबह बाल कल्याण विभाग की महिला अधिकारी आती है और मार्टिन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि कानून के अनुसार सोफी ही मार्टिन की कानूनी अभिभावक थी। रेबेका उस जगह को देखती है जहां पिछली रात उस शैतानी साये ने खरोंचा था और वहां उसे एक तस्वीर के साथ उसका रेबेका का नाम लिखा हुआ मिलता है। यह स्पष्ट रूप से एक धमकी थी। रेबेका अपने दोस्त को साथ लेकर अपनी माँ के घर वापस जाती है।
वह अपने दोस्त से कहती है कि वह नीचे ही रहे और उसकी मां पर नजर रखे। रेबेका डायना से जुड़े सबूतों को खोजने की कोशिश करती है और उसे एक बक्सा मिलता है जिसमें डायना और उसकी मां से जुड़े रिकॉर्ड थे। उसने डायना और अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर भी मिली और उसे पता चला कि जब उसकी मां जवान थी तो उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मुलाकात डायना से हुई थी। डायना को एक अजीब त्वचा रोग था। वह सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती थी और रोशनी के संपर्क में आने पर उसकी त्वचा जलने लगती थी। अस्पताल के लोग मानते थे कि डायना एक चुड़ैल थी जो कमजोर लोगों पर आसानी से हावी हो जाती थी। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर अपने पिता को भी वश में करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। डायना की मौत अस्पताल में एक प्रायोगिक प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हुई थी। जब रेबेका अपने पुराने कमरे में प्रवेश करती है तो वही चुड़ैल डायना उस पर हमला करती है और उसे एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद कर देती है। रेबेका इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी दोस्त को आवाज सुनाई देती है और वह रोशनी लेकर कमरे में प्रवेश करती है। रोशनी के कारण डायना रेबेका को छोड़कर भाग जाती है। रेबेका बहुत ज्यादा डर जाती है और वह बक्से को लेकर तुरंत घर से भाग जाती है। तभी सोफी और मार्टिन घर वापस आ रहे होते हैं। सोफी मार्टिन से कहती है कि वे साथ बैठकर फिल्म देखेंगे, जिस पर मार्टिन फिर से डर जाता है और पूछता है, सिर्फ हम दो ही? जब वे फिल्म देख रहे होते हैं, सोफी जानबूझकर बत्तियां बंद कर देती है और तुरंत ही डायना वहां प्रकट हो जाती है, जो मार्टिन को बुरी तरह डरा देती है। सोफी मार्टिन को बताती है कि डायना उसकी दोस्त है और अब वह उन दोनों के साथ रहेगी। जब मार्टिन डायना को देखता है तो वह डर से कांप उठता है, तुरंत बत्तियां जलाता है और भाग जाता है। डायना गुस्से में सोफी को मारती है। मार्टिन भागकर रेबेका के पास जाता है, जहां रेबेका उसे अपनी मां और डायना की पूरी कहानी बताती है। रेबेका समझाती है कि मां को डायना से बचाने के लिए उन्हें दवा देनी होगी, क्योंकि जब मां दवा नहीं लेती तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और डायना उन पर हावी हो जाती है। मार्टिन जवाब देता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा और वह बताता है कि उसके पिता ने भी कोशिश की थी, लेकिन डायना ने उन्हें मार डाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन बाहर कोई नहीं मिलता। अंदर से एक आवाज आती है और डायना अंधेरे बिस्तर के अंदर मार्टिन को जोर से दबाती है। रेबेका उसे खींचकर बचा लेती है। अब रेबेका, मार्टिन और उनका दोस्त ब्रेट सोफी के घर वापस आते हैं। रेबेका अपनी मां से डायना के बारे में बात करती है। सोफी पहले तो अनभिज्ञता जताती है, लेकिन जब रेबेका तस्वीर दिखाती है तो वह डायना को अपनी दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। बहस के दौरान सोफी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रेबेका मार्टिन से साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद मना कर देता है और कहता है कि उसकी मां को उसकी जरूरत है और वह उन्हें इस कठिन परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। रेबेका और ब्रेट भी रुकने के लिए सहमत होते हैं। उन्होंने तुरंत सुरक्षा उपाय शुरू किए। रेबेका घर की सारी बत्तियां जला देती है और बटनों पर टेप लगा देती है ताकि कोई उन्हें बंद न कर सके। वे घर में अतिरिक्त रोशनी भी लगाते हैं। सोफी बहुत चिंतित दिखाई देती है और वह चुपके से रेबेका के हाथों में कागज का एक टुकड़ा देती है जिस पर मुझे मदद चाहिए लिखा होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि सोफी सचमुच खतरे में है। रेबेका मार्टिन को ढांढस बंधाती है कि वे समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन रात होते ही डायना ने हमला किया। उसने पावर हाउस काट दिया और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। रेबेका फ्यूज चेक करने के लिए तहखाने की ओर जाती है। मार्टिन भी मोमबत्ती जलाकर उसका पीछा करता है। डायना वहां प्रकट होती है और मार्टिन को घसीटने लगती है, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी देखकर उसे छोड़ देती है। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने एहसास होता है कि यहाँ आना डायना का एक जाल था। डायना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। ब्रेट उनकी मदद के लिए आता है, लेकिन डायना उस पर हमला करती है। ब्रेट मोबाइल और फिर कार की हेडलाइट्स की रोशनी से खुद को बचाकर उसी कार से भाग निकलता है। इस बीच सोफी जाग जाती है और उसे स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि डायना उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली है। डायना फिर से प्रकट होती है और सोफी उसे बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है। सोफी अपनी दवा लेने की कोशिश करती है तो डायना उसे मारने का प्रयास करती है, जिससे सोफी बेहोश हो जाती है। डायना उसे मानसिक रूप से मजबूत होने से रोक रही थी। तहखाने में मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है। रेबेका देखती है कि डायना तहखाने में रहती है। डायना फिर से हमला करती है, लेकिन मार्टिन एक तेज रोशनी लेकर आता है जिससे डायना की त्वचा जलने लगती है। वे भागते हैं और पुलिस सायरन सुनते हैं। पुलिस अधिकारियों को भी डायना मार डालती है। रेबेका सोफी को बचाने अंदर जाती है, जहां डायना उस पर हमला करती है और दावा करती है कि वह उसे मार डालेगी, जैसे उसने उसके पिता को मारा था। तभी सोफी प्रकट होती है, डायना को चेतावनी देती है और उस पर गोली चलाती है। डायना कहती है कि बंदूक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और सोफी खुद को गोली मार लेती है। सोफी की मृत्यु होते ही डायना भी गायब हो जाती है। सोफी अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देती है। अंत में रेबेका, ब्रेट और मार्टिन हमेशा एक साथ रहने का वादा करते हैं और यहीं पर यह भयावह कहानी समाप्त हो जाती है। सीही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में यह जरूर बताना कि आपका इसमें सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था।